नमस्कार। मैं रतन नेगी जिला किन्नौर से एमसीएन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पेज के ऑनर श्री राम भगत जी का कि उन्होंने मुझे एमसीएन पाठशाला में उन्होंने आमंत्रित किया, और साथ ही साथ उनको शुभकामनाएं व बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एमसीएन पाठशाला की शुरुआत की, जिससे मुख्य रूप से मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी है और जो लर्नर जो हमारे समाज में हैं, हमारे जिला किन्नौर में हैं, प्रदेश में हैं, उनको जाहिर रूप से उनको फ़ायदा होगा। प्रॉब्लम की वजह से जो है हम थोड़ा लेट कर पाए, पर आज हम डिस्कस करने वाले थे भारतीय संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी को भारतीय संविधान का बेसिक जो नॉलेज है वो होना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको खासकर कोई छोटे एग्ज़ाम से लेकर देश के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तक जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए भी जो है भारतीय संविधान को जानना आवश्यक है। भारतीय संविधान को जानने से पहले संविधान का अर्थ समझना आवश्यक है। संविधान लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है और लोगों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, लोगों के कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते हैं, और जो हमारी जो सरकार है उनकी संरचना के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, उनके जो पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में सारे हमारी जो संविधान सुनिश्चित करता है। तो ये रहा भारत यानी कि संविधान की जो एक साधारण शब्दों में हम उसका मतलब समझ सकते हैं। और जहाँ तक संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की अपनी अलग पहचान है, एक अपनी अलग विशेषता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, और जिसमें मुख्य रूप से आज के समय में 470 के करीब अनुच्छेद है, और 25 इसमें भाग है और 12 शेड्यूल्स हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका की संविधान की बात करें, तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, केवल 7 अनुच्छेद है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। और चीन के अगर हम संविधान के बारे में अगर हम बात करें, 138 आर्टिकल्स है। और इसी के साथ कनाडा के संविधान की बात करें, 147 आर्टिकल्स है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी के साथ साथ भारत का जो संविधान है उसकी एक जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है, वो है लिखित संविधान। एक रिटन फॉर्म में है भारत का संविधान। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, दुनिया का अनोखा संविधान है। वहाँ पर जो सरकारें होती है वो चार्टर के माध्यम से या कस्टम जो ट्रेडिशन जो वहाँ पर चलता आ रहा है उसके माध्यम से गवर्न किया जाता है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान के शुरुआती पेज पे प्रस्तावना को अंकित किया गया है। प्रस्तावना का मतलब है ये संविधान का सार है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आईना है, जिस आईने को देखकर हम संविधान के बारे में हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में सरकार का नेचर क्या है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे प्रियम्बल में कहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए सोलोमनी रिजॉल्व, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी गणतंत्र की बात की है। ये दर्शाता है कि भारत का संविधान का नेचर क्या है, राइट। और दूसरी तरफ प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है। जैसे लिबर्टी इक्वलिटी की बात करता है संविधान। जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है, उद्देश्य मतलब कि अभी एम है, अब पूरा नहीं हुआ है, वो जो है ये सरकार या ये संविधान का एक मूल उद्देश्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संविधान जो है, संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें एक कंट्रोवर्सी भी रही कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है। 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में
सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इससे पहले कोई प्रक्रिया नहीं थी संशोधन करने की। जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो संविधान में संशोधन कर सकती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत, परंतु जब एक 1973 से पहले जो है ये एक डिस्प्यूट का विषय रहा कि अमेंड नहीं कर सकती थी क्योंकि पार्ट नहीं माना है। फिर उसके बाद 1973 के जो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पार्ट माना। उसके बाद 1976 में 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, और भारत धार्मिक क्षेत्रों में जो है मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राइट। और राज्य कोई ऐसा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। इसके साथ समाजवादी भी वर्ड जोड़ा गया। समाजवाद का जो मतलब है उस पे जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उसमें जो ऑनरशिप होगी वो स्टेट की ऑनरशिप होगी या राज्य की, समाज की ऑनरशिप होगी। जो भी साधन है, चाहे वो वन है, हमारा पानी है, कोई भी साधन है, कोई भी उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, उसका जो मालिक होगा वो हमारा सरकार, राज्य होगा। भारत पूरी तरह से समाजवादी राष्ट्र नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है भारत ने, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। हम देखते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पास 2 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे। पूरी विचारधारा, एक तो पूंजीवादी विचारधारा था जो अमेरिका उसको फॉलो कर रहा था, उसका प्रचार कर रहा था, उसका प्रसार कर रहा था, और दूसरी तरफ जो सोवियत संघ, जो रूस के आज हम कहते हैं, उसकी जो है समाजवादी विचारधारा थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये ऑप्शन थे, या तो वो साम्यवादी जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करें, या तो पूंजीवादी जो मॉडल है, पूंजीवादी जो अमेरिका का जो विचारधारा है उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, राइट, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो वो मॉडल को फॉलो जो है वो भी ऑप्शन था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उन्होंने दोनों विचारधारा को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो अच्छी चीज़ें जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, जो विचारधारा थी, उससे फॉलो किया, और कुछ अच्छी चीज़ें जो साम्यवादी विचारधारा में अच्छी चीज़ें थी उसको उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। और हम देखते कि 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति का, उसकी आर्थिक नीति की शुरुआत की, और भारत आज के समय में पूरी तरह से समाजवादी नहीं है। जो हम चीन की बात करते हैं, चीन भी पॉलिटिकली क्षेत्र में जो साम्यवाद को जो है उसको बढ़ावा नहीं देता है, राइट। इकोनॉमिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में तो वो कम्युनिस्ट है, और इकोनॉमिक क्षेत्र में जो है वो उस मॉडल को फॉलो नहीं करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में जो समाजवादी जो विचारधारा जो शब्द है वो भी अंकित किए, इसके साथ बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। इसके साथ भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है जो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है ना तो पूरी तरह से वो कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला संविधान है। कठोर का मतलब है कि आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और लचीला का मतलब है कि आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो मिक्सचर है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को ये पावर है कि वो संशोधन कर सकती है, और उसमें 3 मेथड है। पहला मेथड है कि सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे किसी राज्य का नामकरण में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो हमारी पार्लियामेंट उसमें सिंपल मेजॉरिटी से उसमें संशोधन कर सकती है।
जैसे अभी जम्मू कश्मीर का इशू हुआ, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। और पहला जो मेथड था वो सिंपल मेजोरिटी, यानी कि वो एक लचीला संविधान को दर्शाता है। और दूसरा जो मेथड है 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकती है, उसका मतलब है वो ना तो पूरी तरह से कठोर है, ना ही पूरी तरह से लचीला है। और तीसरा मेथड है संसद के 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्य की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ये दर्शाता है कि भारत का संविधान बहुत कठोर है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो ना तो पूरी तरह से लचीला है और ना ही पूरी तरह से कठोर है। इसके साथ और भी विशेषता है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया के अलग अलग संविधानों से, जो वहाँ के जो संविधानों से सोर्स लिया गया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका के संविधान से उन्होंने अडॉप्ट किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन के जो संविधान से उन्होंने उसको बोरो किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से बहुत ज़्यादा जो है हमने जो है अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया है। और कोई भी जो शब्द है उसको जो है मतलब जानना ज़रूरी है। बिना मतलब से जो है हम उस विषय को हम समझ नहीं सकते हैं। अगर उसका अर्थ नहीं मालूम तो हम नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था होता है जिसमें जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो संसद का नेता होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का वो मेंबर होता है। उसका अलग चुनाव नहीं होता है। आपस में क्लोज रिलेशन होता है, यानी कि कार्यपालिका विधानपालिका। विधानपालिका में जो हमारा जो लोकसभा राज्यसभा है और दूसरी तरफ कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। इससे पहले जो है मैं जो हमारी सरकार है उसके ऑर्गन के बारे में बताना चाहूँगा, तभी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सरकार के 3 ऑर्गन हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा जो एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तीनों मिलकर जो है सरकार, हम उसका जो है उसको हम कह सकते हैं। पहला जो संस्था है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, उसका काम है कानून का निर्माण करना। जितने भी कानून बनते हैं वो जो है लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही जो है वो कानून बनता है। और दूसरा जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में 2 तरह के होते हैं हमारे देश में, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति और रियल एग्जीक्यूटिव का है अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल उसमें शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो विधानपालिका के जो कानून बनाए होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा जो है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है, वो ये देखना है कि क्या जो कानून बनाए गए हैं ये संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको अवैध घोषित करने का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को है, भारतीय जो हमारी जुडिशरी को है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्याय पुनर्आलोकन कहते हैं। तो ये सरकार के 3 ऑर्गन हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता बल्कि वो लोकसभा का मेंबर होता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसको जो है उसको जो है वो नियुक्त करता है। नॉमिनेट नहीं कह सकते हम, नियुक्त करता है। तो ये कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता, हालांकि 5 वर्ष होता है। 5 साल से पहले भी सरकार गिर जाती है। बहुत सारे राज्यों में आप देख सकते हैं, केंद्र में कई बार हुए हैं। तो ये जो, और इसी के अगेंस्ट अपोजिट हम अगर देखें, अमेरिका का सिस्टम है। अमेरिका का राष्ट्रपति, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियलशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है। वहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वहाँ का राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुना हुआ होता है। वो जो है वहाँ की जो संसद है, सीनेट है, और कांग्रेस वहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका मेंबर नहीं होता है, और उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होते हैं, ना कोई फिक्स टेनर होते।
वहाँ पर फिक्स टेनर होता है, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, 4 वर्ष से पहले सरकार नहीं गिर जाती है। हाँ, ये वहाँ पर महाभियोग का प्रावधान है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, भारत में भी ये प्रावधान है। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसी के साथ जो सिंगल सिटीजनशिप है, हम भारत के नागरिक हैं, तो ये भी हमने जो नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो भी हमने वहाँ से लिया है। कई ऐसे देश है जैसे अमेरिका है, वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है, वहाँ पर वो यूनियन के भी देश के, अमेरिका के भी वहाँ पर वो नागरिक है, उसके साथ वहाँ के जो राज्य उनके भी नागरिक हैं, पर भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है। इसके साथ जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो मंत्रिमंडल के लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, वो भी जो है हमने वहाँ से लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और जो राष्ट्रपति का जो पद है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत डिफरेंसेस है। हालांकि भारत में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, परंतु वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट मतलब कि वहाँ का जो राजा या रानी होता है, तो वो लोगों द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो वंश के आधार पर होते हैं। और ठीक इसी के ऑपोजिट भारत में हेड ऑफ द स्टेट भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसको हम रिपब्लिक स्टेट भी कहते हैं, राइट। तो ये डिफरेंसेस है। तो जो वहाँ का जो संवैधानिक जो स्टेटस है वो हमने वहाँ से फॉलो किया है। इसके साथ जो कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम को हमने वहाँ से वो अडॉप्ट किया है। फेडरल मैंने कि पावर्स का डिविजन्स है, केंद्र राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ ऐसी पावर्स है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो कार्य करती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। जैसे हमारा रक्षा का विभाग हुआ, फॉरेन अफेयर का विभाग हुआ, करेंसी का हुआ, या टेलीकॉम का दे सकते हैं आप, है ना, या डाक का दे सकते हैं, रेलवे जो ये केंद्र सरकार के अधीन है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसकी देखरेख के अंदर होती है। और इसके साथ कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के पास है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, एजुकेशन देख सकते हैं आप, राइट, हॉर्टिकल्चर देख सकते हैं, पुलिस विभाग देख सकते हैं। ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत होती है और राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है। और कुछ ऐसे विषय दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो जो सिस्टम है हमने कनाडा से लिया है। और जो केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके साथ अमेरिका की संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार है, जैसे बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, धर्म को मानने उसकी स्वतंत्रता है हमें, है ना, समानता का अधिकार है, ये तमाम जो अधिकार जो हमारे संविधान में है वो हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके साथ जो जुडिशल रिव्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कोई ऐसा कानून जो विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो और कार्यपालिका द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया गया हो, वो संविधान की अगेंस्ट हो, विरोध हो, तो उसको जुडिशरी उसको अवैध घोषित कर सकते। ये सिस्टम भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और इसके साथ संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम देश की बात करें तो देश में अगर कोई बड़ा है तो वो प्रधानमंत्री नहीं है या राष्ट्रपति नहीं है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अगर कोई बड़ा है, कोई सुप्रीम है, वो देश का संविधान है, भारत का संविधान है। उसके अंतर्गत रहकर ही सभी व्यक्ति जो है अपने कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, तो वो भी जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश में 3 तरह की इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है, जिसमें आर्टिकल 352, देश में युद्ध की स्थिति हो या जो सशस्त्र विद्रोह हो, देश के अंदर रिबेल कर रहे हो या कोई देश में आक्रमण किया हो, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति देश के किसी भी कोने में या संपूर्ण देश में जो है
आपातकाल घोषित कर सकता है, इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी हमारे राइट्स है या बोलने की आज़ादी है वो भी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ जो जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत वही जो है रह सकता है। सिर्फ हम जीवित रहने का अधिकार है, बाकी घूमने फिरने की अधिकार है उसको भी जो है लिमिट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। बोलने की आज़ादी है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन कहते हैं, सभी राज्य की मशीनरी विफल होने की स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कहता है कि उस राज्य में इमरजेंसी लागू करें। बहुत सारे राज्यों में कई बार लागू होते हैं, हम देख सकते हैं ज़्यादातर पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें जो राज्य के सरकारें हैं वो उसकी पावर छीन के जो है केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें आज तक हमारे देश में लगा नहीं है। मंदी की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसके उपरांत जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो सैलरी भत्ते हैं वो काटे जा सकते हैं। तो ये भी प्रावधान है। और इसके साथ जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी हटाने की विधि है, उसको भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पूर्व सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, मौलिक कर्तव्य है, कुछ देश के प्रति कुछ अधिकार तो दिए गए, कुछ देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। उसको भी जो 11 तरह के कर्तव्य है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाले समय में। उसको भी हमने सोवियत संघ से लिया है, जो रूस कहते हैं आप, वो अलग अलग 15 भागों में विभाजित हुआ है, रूस भी एक है, उस वहाँ से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, जो डायरेक्शंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सरकार को कि आप इन विषयों पे कानून बनाएं। ये फोर्सिबल और बाइंडिंग नहीं होती है, इस पे मानना या नहीं मानना राज्य के सोर्सेज पे निर्भर करता है। तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। और जो राज्यसभा में 12 तरह के मेंबर नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है उसको भारत का राष्ट्रपति, जो हमारा जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें जो है 12 सदस्य नॉमिनेट करता है। तो वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया से हमने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन है जिसको राष्ट्रपति बुलाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ये खासकर जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें बुलाया जाता है। ऑर्डिनरी बिल हमेशा वो किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मनी बिल है, हमें मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति के बाद लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगी, उसको पेश करके पारित करने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, फिर भी उसको वो माना जाता है मनी बिल हमेशा। और ये ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मान लो राज्यसभा में पेश किया गया हो, राज्यसभा पारित करने के बाद उसके बाद फिर लोकसभा के पास जाएगा, तो लोकसभा उसको 6 महीने तक ना रोके, 6 महीने तक उसको इम्प्लीमेंट ना करे, उसको स्वीकृत ना करे, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रडिक्शन हो आपस में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपस में, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति बुला सकता है, जॉइंट पार्लियामेंट बुला सकता है, राइट। तो इसके साथ दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में वहाँ से हमने बोरो किया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये आज का मुख्य विषय था और कल हम इससे आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम थी, ज्वाइन नहीं कर पाए, राइट। तो आने वाले समय में हम भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में वैसे तो बहुत सारे लाखों किताबें हैं, परंतु 2 किताबें बाइबल है, जिसमें आवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप है और दूसरा जो है डी बासु है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। ये 2 बुक ऐसी बुक है जो एक छोटे एग्ज़ाम से लेकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तक सफिशेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं और आप भारतीय संविधान के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हम सभी को जानना ज़रूरी है, चाहे वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो। हमारे देश के संविधान के बारे में जानना ज़रूरी है। सरकार कैसे काम करती है, कैसे कानून बनते हैं, पार्लियामेंट का क्या काम है, क्या रोल है, जुडिशरी का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो है एक देश के नागरिक होने के नाते हम सभी को जानना आवश्यक है। तो आज इतना ही हम चर्चा करेंगे, आने वाले समय में कल हम और इससे आगे करेंगे। धन्यवाद।